नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको विश्व के भूगोल के बारे में मैं आपको बता रहा था। विश्व के भूगोल के अंदर हम महाद्वीप कवर कर रहे थे। महाद्वीपों के अंदर हम यूरोप महाद्वीप को देख रहे थे। यूरोप महाद्वीप की बेसिक जानकारियां, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है, कितने देश हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ अन्य फैक्ट से, कुछ अन्य तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पीछे पूछे गए हैं, उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास मैं आपको दे चुका हूँ। नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सातों के सातों महाद्वीप की वीडियो क्लास अवेलेबल होंगी। जिस किसी विद्यार्थी को नीड है तो वो वहां से जाके देख सकता है। ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं यूरोप महाद्वीप के नेक्स्ट पार्ट की। यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है। आज हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। प्रमुख पर्वत मैंने आपको उस दिन पर्वत के बारे में बता दिया था। 4 पर्वतों के नाम भी नोट करवा दिए थे, कौन कौन से थे। एक तो था आल्प्स पर्वत। ठीक है। दूसरा काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत मैंने आपको बताया था किन दो महाद्वीपों के मध्य आते हैं। एक तो काकेशस पर्वत हो गया, दूसरा यूराल पर्वत हो गया। मैंने आपको बताया था एशिया और यूरोप दोनों को अलग करते हैं। वो दोनों के अंदर बाउंड्री बनाने का काम कौन करता है सर? एक तो काकेशस पर्वत करता है और दूसरा यूराल पर्वत करता है, दोनों के दोनों पर्वत। ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा 4 नंबर पे आ जाएगा जूरा पर्वत। फ्रांस के अंदर पाया जाता है। बस आपको ये 4 पढ़ने हैं। अगर आप यूरोप महाद्वीप की बात करोगे तो वैसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन्हीं चारों पांचों में से ही आएंगे। ठीक है। जितना करा रहे हैं उतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं यूरोप महाद्वीप के आल्प्स पर्वत की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सी इसके ऊपर चोटियां हैं। ठीक है। आल्प्स पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति आल्प्स पर्वतीय प्रदेश यूरोप के अंदर है। ठीक है। यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? यूरोप के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है। तो यूरोप के दक्षिणी भाग के अंदर मैंने आपको एक महाद्वीप का बारे में बताया था। यूरोप के दक्षिणी भाग के अंदर अगर हम महाद्वीप की बात करें तो मैंने आपको जब करवाया था तो आपको ऐसे करवाया था ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर एशिया। एशिया से बिल्कुल नीचे आएंगे सर, 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर जाएंगे, 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे आएंगे, 4 नंबर पे सर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका के इस साइड पे जाएंगे ना तो यहाँ पे 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पे महाद्वीप आ जाएगा यूरोप महाद्वीप। कौन सा आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा यूरोप महाद्वीप। ये एशिया है और ये कौन सा है? ये अफ्रीका है। एशिया के तो इस साइड में आ जाएगा और अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। ठीक है। लोकेशन पता चल गई ना? यूरोप महाद्वीप की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप के अंदर, मैंने आपको यहीं पे बना के बता दिया यूरोप महाद्वीप की लोकेशन। दोबारा एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर कौन सा? एशिया। एशिया से अफ्रीका आएंगे, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका जाएंगे, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका जाएंगे और दक्षिणी अमेरिका से फिर 5 नंबर पे यूरोप के अंदर जाएंगे। ये लोकेशन है जो वर्तमान के अंदर हमने आज तक पढ़ा है उन महाद्वीपों की। ठीक है। तो कौन से भाग में है? यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है आल्प्स पर्वतीय प्रदेश। यूरोप का दक्षिणी भाग तो नीचे वाला होगा और नीचे अगर हम महाद्वीप की बात करें तो ये महाद्वीप कौन सा है सर? ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अगर उत्तर में बात करें तो यूरोप महाद्वीप पाया जाता है। प्रकाश आल्प्स पर्वतीय प्रदेश एक नवीन वैलिड पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। यंग फोल्ड माउंटेन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इनका निर्माण कैसे हुआ था, निर्माण के बारे में चर्चा करें तो आल्प्स पर्वतीय प्रदेश का निर्माण अफ्रीकन प्लेट, एक तो अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण के कारण हुआ था। ठीक है। किसके कारण हुआ था? अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अभिसरण। अभिसरण क्या क्या मतलब होता है? एक तो प्लेटों के बारे में सुना होगा ना। प्लेटों के बारे में कौन कौन सी होती है? अब प्लेटें पाई जाती है हर एक महाद्वीप की खुद की अपनी अपनी प्लेट। जब वो पास पास आती हैं अब सारी दूर दूर जाती हैं अब सारी
अभिसारी, अपसारी, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो कौन कौन सी प्लेटों के अभिसरण से हुआ था? एक तो यूरेशियन प्लेट है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है सर अफ्रीकन प्लेट या अफ्रीकी प्लेट जिसको बोलते हैं। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण इसका निर्माण हुआ था सर, आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण किन दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ था? तो कौन कौन सी है सर? एक तो अफ्रीकन प्लेट है और दूसरी कौन सी आ जाएगी? दूसरी यूरेशियन प्लेट आ जाएगी या यूरेशियन प्लेट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट के अंदर देखें तो ये इसकी क्या आ जाएगी? ये इसकी लोकेशन आ जाएगी आल्प्स पर्वत श्रेणी की। कौन कौन से? ये देश, ये देख लेना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। ये पूरा का पूरा जो आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा है ना, ये सारा का सारा आल्प्स पर्वत है। कुछ हिस्सा इसका इटली के अंदर भी पाया जाएगा। तो ये देख लेना, इसके बिल्कुल दक्षिण भाग के अंदर पाया जाएगा। ये कौन सा सागर है? मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर बताया था ना मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में। तो ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन आपको इतना पता होना चाहिए कौन से भाग में है? यूरोप महाद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर पाया जाएंगे आल्प्स पर्वत श्रेणियां। कौन से भाग के अंदर? दक्षिण भाग के अंदर आल्प्स पर्वत श्रेणियां पाई जाएगी। कौन कौन सी दो प्लेटों से इनका निर्माण होता है? तो एक तो आपको प्लेट का निर्माण याद रखना है, यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट। और दूसरी अफ्रीकन, अमेरिकन वो नहीं, अफ्रीकन प्लेट। इन दोनों प्लेटों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट के अंदर अगर हम चर्चा करें, आल्प्स पर्वत के ऊपर कुछ निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत के ऊपर ही निम्नलिखित पर्वत पाए जाते हैं। उन पर्वतों के बारे में अगर हम जाने तो वो पर्वत कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेना। एक तो कैंटाब्रायन। ये कौन कौन से हैं? कैंटाब्रायन नामक पर्वत है, ये तो स्पेन के अंदर पाया जाएगा। स्पेन देश है यूरोप महाद्वीप के अंदर, उसके अंदर पाया जाएगा। और इसके ऊपर जो नदी बहती है कौन सी है? एब्रो नदी निकलती है। किसमें से? कैंटाब्रायन एक नाम का क्या है? कैंटाब्रायन नाम का एक पर्वत है। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी के ऊपर ही है। दूसरा क्या है? 2 नंबर का जो है वो है पिरेनीज। पिरेनीज कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन देश है ना, जो मैंने आपको अभी फ्रांस के अंदर बताया था। अभी आल्प्स का जो क्षेत्र है फ्रांस के अंदर भी फैला हुआ है। फ्रांस और स्पेन की सीमा के अंदर है। ठीक है, और अंडोरा नामक देश है, एक अंडोरा नामक देश के अंदर स्थित है। कौन सा? पिरेनीज। पिरेनीज 3 नंबर। आल्प्स खुद ही हो गया, इसके बारे में आल्प्स नाम की एक पर्वतीय श्रेणी आ जाएगी। 4 नंबर अगर हम इसकी बात करें तो 4 नंबर आ जाएगा एपिनेसीन्स। ठीक है, ये किस किस देश में है? इटली के अंदर है और टाइबर नाम की नदी इनमें से निकलती है। और 5 नंबर की अगर हम बात करें तो डायनारिक नामक आल्प्स पर्वत पाया जाएगा। कौन सा? डायनारिक नामक आल्प्स पर्वत का निर्माण भी इसी पर्वतमाला के ऊपर या पर्वत श्रेणी के ऊपर होता है। जैसे हमने दक्षिण अमेरिका के अंदर पढ़ी थी ना, भी एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7,000 फीट उसका लंबाई है। तो वैसे ही आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, 5-6 देशों के अंदर फैला हुआ है ये भी। वो एंडीज पर्वतमाला वो कितने देशों के अंदर फैली हुई थी? मैंने आपको जो बताया था वो आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कितने देशों के अंदर फैली हुई थी। 2 नंबर पे आ जाएगा काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की अगर हम लोकेशन की बात करें तो काकेशस पर्वत की लोकेशन ये देख लेना। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? टर्की के अंदर या जॉर्जिया के अंदर या अजरबैजान के अंदर, रशिया के अंदर भी कुछ फैला हुआ है सारा का सारा। ये काकेशस पर्वत की लोकेशन है। कौन कौन से देशों? एक तो रशिया के अंदर फैला हुआ है, जॉर्जिया के अंदर भी इसका फैला हुआ है। 3 नंबर टर्की के अंदर भी फैला हुआ है। 4 नंबर अजरबैजान। ठीक है, ये चारों देशों के नाम लिखना है। तो 5 नंबर आ जाएगा अर्मेनिया के अंदर भी आ जाएगा इसका। कौन से के अंदर? अर्मेनिया के अंदर भी आ जाएगा। तो आइए काकेशस पर्वत के बारे में देखते हैं कुछ निम्नलिखित बातें। काकेशस पर्वत क्या कहता है? काकेशस पर्वत स्थिति, काकेशस पर्वत काला सागर और कैसिपियन सागर के बीच में स्थित है। किस किस के? एक तो काला सागर और दूसरा कौन सा है? दूसरा कैसिपियन सागर के बीच में पाया जाता है। काकेशस पर्वत का प्रकार प्रकार यानी किस प्रकार का है काकेशस पर्वत? तो काकेशस पर्वत एक नवीन वैलिट पर्वत है। कौन सा है? वैलिट। एक तो होता है यंग माउंटेन फोल्ड और एक होता है वैलिट। दोनों के अंदर मैं बताऊंगा क्या। एक इसका वर्णन देखते हैं। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में अंतर महाद्वीपीय सीमा का निर्माण करता है। किसका महाद्वीप? कौन से महाद्वीपों के बीच में? एक तो यूरोप महाद्वीप और दूसरा एशिया महाद्वीप। मैंने आपको बताया था ना, एक तो काकेशस पर्वत और दूसरा यूराल पर्वत, अभी बताया था।
वो दोनों किसके बीच में, एक तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में अंतर महाद्वीपीय सीमा का निर्माण करते हैं। कौन सी महाद्वीप की, अंतर महाद्वीपीय सीमा का निर्माण करते हैं। सुप्रीम चोटी इसकी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। कौन सी है, एल्ब्रुस। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या एल्ब्रुस पर्वत चोटी किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार आया एग्जाम के अंदर। तो एल्ब्रुस को आपको हाईलाइट करके रखना है, एल्ब्रुस। ठीक है, अभी एल्ब्रुस, काकेशस पर्वत की एल्ब्रुस चोटी रूस देश के अंदर स्थित है। कौन से देश के अंदर है, रूस देश के अंदर स्थित है एल्ब्रुस नामक जो पर्वत श्रेणी की, एल्ब्रुस नामक जो चोटी है कौन से देश के अंदर स्थित है सर, एल्ब्रुस रूस के अंदर स्थित है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। ठीक है, पूरे यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस की कितने मीटर है लंबाई, यानी ये कितने फीट ऊंची है, 5642। ठीक है, कितने हैं, 5642, 5642 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है या लंबाई आप इसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर आपको एल्ब्रुस सबसे खास याद रखना है। एल्ब्रुस कौन से काकेशस पर्वत श्रेणियों के ऊपर पाई जाती है, 2 नंबर। कौन से देश के अंदर पाई जाती है, तो सर रूस देश के अंदर पाई जाती है एल्ब्रुस। 4 नंबर, एल्ब्रुस की लंबाई पूछी जा सकती है, कितनी है, 5642 है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कौन से पर्वत श्रेणी के अंदर पाई जाती है, तो काकेशस पर्वत के अंदर यूरोप और एशिया की बिल्कुल सीमा पर पाई जाती है। ठीक है, 3 नंबर अगर हम बात करें तो यूराल पर्वत आ जाएगा 3 नंबर पे। कौन सा पर्वत आ जाएगा सर, यूराल पर्वत आ जाएगा। ठीक है, यूराल पर्वत की अगर हम लोकेशन देखें तो यूरोप महाद्वीप के, ये देख लेना, एशिया आ जाएगा और ये यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। इन दोनों की बाउंड्री के ऊपर आएगा यूराल माउंटेन। कौन सा आएगा, यूराल माउंटेन, एशिया और यूरोप के बिल्कुल बाउंड्री पे आएगा। ठीक है, यूराल और काकेशस पर्वत बिल्कुल बाउंड्री पे ही आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद में इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने तो इसके अंदर स्थिति के अंदर बात क्या करेंगे, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा क्षेत्र पर स्थित है, एशिया और इसकी सीमा पर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप में रूस में स्थित है, मुख्य रूस में स्थित है। ये किसमें है, रूस के अंदर ही पाया जाता है। कौन सा, यूराल नामक जो पर्वत है, कहाँ पे पाया जाता है सर, यूराल पर्वत रूस के अंदर ही पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, मुख्य रूप से मुख्य रूस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर बात, ये प्रकार, इसका प्रकार कैसा है, यूराल पर्वत एक प्राचीन वैलिट पर्वत यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी ये पुराना और फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, 3 नंबर, सुप्रीम चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, यूराल पर्वत की सुप्रीम चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नरोद नरोदनाय, क्या है, नरोदनाया, नरोदनाया नामक इसकी सबसे ऊंची चोटी है यूराल पर्वत की। कौन सी है, नरोदनाया नामक ऊंची चोटी है यूराल की। ठीक है, अभी इसमें से नदी देखते हैं, यूराल पर्वत में से नदियां कौन कौन सी निकलती है, इसकी मुख्य नदी कौन सी है, यूराल नामक नदी का उद्गम होता है इसमें से। कौन सी नदी, यूराल नामक नदी का ही उद्गम होता है। और भंडार इसमें से देख लेना, भंडार भी मिलते हैं। भंडार किस किस के मिलते हैं, यूराल पर्वत पर लौह अयस्क, कोला, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। किस किस के, लौह अयस्क के, कोयले के और प्राकृतिक गैसों के भंडार भी यूराल माउंटेन पर पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, यूराल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नरोदनाय है। अगर आपको नरोदनाय का देश पूछ लिया जाए भी, नरोदनाय का देश कौन सा है, तो आपको देश याद रखना है, नरोदनाया जो चोटी है वो रूस के अंदर ही पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, तो सर यूराल मुख्य रूप से रूस के अंदर ही आता है। कहाँ पे आता है, मुख्य रूप से। अगर पर्वत रूस के अंदर है तो चोटी भी उसके ऊपर ही है, तो चोटी भी रूस के अंदर ही होगी ना। तो चोटी का भी मैंने आपको देश बता दिया और यूराल पर्वत का भी देश बता दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नरोदनाया नामक चोटी कौन से देश के अंदर स्थित है या कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है, तो महाद्वीप का तो आपको उत्तर लगाना है यूरोप के अंदर। ठीक है, कौन से माउंटेन के ऊपर स्थित है, तो आपको बताना है यूराल पर्वत के ऊपर। अगर कौन से देश के अंदर स्थित है, तो आपको बताना है रूस देश के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अभी नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा, जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहाँ पे है, फ्रांस, फ्रांस के अंदर पाया जाता है जूरा पर्वत। यह पर्वत राइन थे डेन्ब्यू नदियों का उद्गम स्रोत है। किसका,
डैन्यूब नदियों का उद्गम स्रोत है तथा फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। किस किस देशों की सीमा बनाता है? फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, यानी दो देशों की सीमा बनाता है। कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। ये 4 नंबर है, इन चारों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनते थे, तो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? नेक्स्ट के अंदर यूरोप के प्रमुख मैदान, यानी यूरोप के प्रमुख मैदानों की बात करें तो स्टेपिस घास के मैदान पाए जाते हैं। एक ही प्रकार का घास ज्यादातर पूरे यूरोप के अंदर मिलता है, स्टेपी नामक घास। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है ये देख लेना, आपको लोकेशन के बारे में इसका ये देख लेना। ये पूरे के पूरे मैंने आपको वनस्पतियों का ही नक्शा दे दिया, पूरी की पूरी वनस्पतियां पाई जाती हैं ना, तो स्टेपी नामक घास ये देख लेना। यहाँ पे आपको पता है ये हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत के बिल्कुल इस साइड ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा, एक तो आ जाएगा इसमें से एशिया, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा यूरोप। दूसरा कौन सा आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। तो यूरोप के बिल्कुल मध्य भाग के अंदर पाया जाता है स्टेपी नामक वनस्पति है जो। ठीक है, अभी इसके बारे में अगर हम इसके कुछ मुख्य फैक्ट के बारे में जाने तो इसके अंदर चर्चा करते हैं हम, तो देख लेना इसकी स्थिति क्या है। स्थिति, स्टेपी घास के मैदान डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से लेके चीन तक लगभग 8,000 किलोमीटर दूरी में विस्तृत कटिबंधीय घास के मैदान है। यानी स्टेपी घास है वो दो महाद्वीपों के अंदर पाया जाएगा। कौन कौन से? सर एक तो आ जाएगा यूरोप। कौन सा? एक तो आ जाएगा सर यूरोप, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया। इन दोनों देशों के अंदर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 8,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। वर्षा, यानी इन मैदानों में वर्षा, मैदान में 25 से 50 सेंटीमीटर की स्थिर घास वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, शुष्क परिस्थितियों के बारे में जाने तो स्टेपी घास के मैदानों में अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। कौन सी? अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इसका उपयोग के बारे में जाने तो स्टेपी घास के मैदान का उपयोग कृषि एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है सर? एक तो कृषि के लिए किया जाता है और दूसरा पशुपालन के लिए किया जाता है। 3 नंबर, स्टेपी घास के मैदान में मुख्यतः गेहूं की खेती की जाती है। किसकी खेती ज्यादातर की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, गेहूं की खेती ज्यादातर की जाती है। किसकी? गेहूं की खेती ज्यादातर की जाती है बस। ठीक है, अभी देखते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ठीक है, एक तो आ जाएगी इसकी कैसिपियन सागर। कैसिपियन सागर आ जाएगा, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपने कैसिपियन सागर का, कैसिपियन झील का आज तक की चर्चा सुनी होगी। ठीक है, तो कैसिपियन सागर यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें वोल्गा एवं यूराल नदियां गिरती है। कौन कौन सी? एक तो वोल्गा नामक नदी आगे करवाऊंगा, और दूसरी यूराल, जो यूराल पर्वत से जिसका उद्गम स्थान निकलता है। अभी करवाई थी यूराल पर्वत जब पढ़ा था। इसके बाद में अर्ल नामक सागर आ जाएगा। यह झील कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। किस किस की? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। कौन कौन सी? अर्ल नदी। ठीक है, या अर्ल सागर या अर्ल झील बोल सकते हो। किसकी? एक तो कजाकिस्तान की, और दूसरी किसकी करेगी? उज्बेकिस्तान की सीमा निर्धारित करेगी। ठीक है, 3 नंबर पे जो आ जाएगा ओने जिस्कोय, यह ओजोरो में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? ओजोरो में स्थित है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। कितना वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल? तो 9610, यानी 9610 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्षेत्रफल है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन से टेंस नामक झील आ जाएगी? स्विट्स आल्प्स के ऊपर स्थित यह उप झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया का संगम स्थान है। किसका? 3 देशों का, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रिया, सॉरी, ऑस्ट्रिया का क्या है? संगम स्थान है। यह राइन नदी का हिस्सा बनाती है। यह राइन नदी का क्या करती है? हिस्सा बनाती है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो बालाटन झील। कौन सी है? बालाटन झील। यह झील हंगरी में स्थित है। किस में स्थित है? हंगरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 601 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 601 वर्ग किलोमीटर है। हंगरी में स्थित है बालाटन झील। ठीक है, एवरन झील मानव निर्मित, यह झील इटली में स्थित है। एवरन झील कौन सी है? मानव निर्मित है। इसका जो है विस्तृत है, ये कहाँ पे है? इटली देश के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, बालाटन झील कहाँ पे है? यह झील हंगरी में स्थित है।
इसका क्षेत्रफल 601 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? हंगरी में स्थित है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? 601 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां आ जाएगी। तो वोल्गा नामक नदी की अगर हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है सर? वोल्गा नामक नदी है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी प्रवाह की दृष्टि से भी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो एक नंबर पे सबसे लंबी नदी यूरोप की पूछे तो कौन सी आ जाएगी सर? वोल्गा नदी आ जाएगी। यह रूस से शुरू होती है और रूस से होते हुए कैस्पियन सागर में 2194 मील तक बहती है। वोल्गा नदी जल आपूर्ति और यात्रा दोनों के लिए रूस के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वोल्गा नदी का जो महत्वपूर्ण है वो किस देश के लिए है? रूस देश के लिए है। रूस देश दो देशों के, दो महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। यूरोप के अंदर भी फैला हुआ है और एशिया के अंदर भी फैला हुआ है। तो रूस रूस के नजरिए से देखेंगे तो कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? वोल्गा नामक नदी है, वो रूस के लिए एक तो यात्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरा व्यापार की दृष्टि से देखें या जल आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर हम वोल्गा की लोकेशन देखें तो वोल्गा की लोकेशन ये देख लेना, रेड पट्टी के अंदर ये सारी की सारी वोल्गा नामक नदी है। ये इधर कैस्पियन सागर के अंदर यहाँ पे जाके गिर जाएगी। ठीक है, ये इधर कैस्पियन सागर है ना, तो इधर ये जाके गिर जाएगी। 2 नंबर नदी की बात करें तो डैन्यूब नदी 1777 मील लंबी है, जो इसे मध्य और पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यानी मध्य और पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? डैन्यूब नदी। यह जर्मनी से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन से देश के? सर जर्मनी से होकर बहती है। कौन से देश से? जर्मनी से होकर बहती है। ठीक है, और पूरे यूरोप में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूरे यूरोप की बात करें तो यूरोप में दूसरी सबसे लंबी नदी है। रूस में वोल्गा के बाद वोल्गा जर्मन शहर डोनेशिगन से शुरू होती है और एक पथ का अनुसरण करती है जो 10 अलग अलग देशों की सीमाओं से होकर बहती है। कितने देशों की सीमाओं से होकर बहती है? 10 अलग अलग। ठीक है, तो 10 देशों जी की जो बहती है वो तो अपने आप में एक सबसे बड़ी नदी होगी ना। तो 2 नंबर पे आपको याद रखना है डैन्यूब नदी। वोल्गा नदी करवा दी, डैन्यूब नदी करवा दी। डैन्यूब नदी की अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ से शुरू होती है डैन्यूब नदी। ठीक है, ये डैन्यूब नदी का पूरा क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा डैन्यूब नदी की लोकेशन है, आपको जर्मनी देश के अंदर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी देश भी इसके पास आसपास में आपको दिख रहे हैं। इसके बाद में 3 नंबर देखें तो यूराल नदी की बात करें। यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी है। ठीक है, यूराल नदी 1509 मील लंबी है और रूस और कजाकिस्तान से होकर बहती है। यह रूस में दक्षिणी यूराल पर्वत से शुरू होती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी को आमतौर पर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच की सीमा माना जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच की सीमा माना जाता है किसको? यूराल नदी को। कौन सी नदी को? यूराल नदी को। इन दोनों महाद्वीपों के बीच की सीमा माना जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। यूराल नदी की लोकेशन देखें तो ये जो आपको पर्पल कलर के अंदर दिख रही है ना, ये इधर तो गिरती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ही है। मैंने आपको बताया था इस साइड में यूराल पर्वत आ जाएगा और यूराल के बिल्कुल पास में काकेशस पर्वत आ जाएगा। और इसके इस साइड में कौन सा महाद्वीप आ जाएगा सर? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। करवाया था ना मैंने। तो ये सारी की सारी लोकेशन किसकी है? ये सारी की सारी लोकेशन आ जाएगी यूराल नदी की आ जाएगी। ठीक है, 4 नंबर पे अगर हम देखें तो कामा नदी। प्रवाह की दृष्टि से कामा नदी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 1122 मीटर या 1122 मील लंबी है और पश्चिमी और मध्य रूस से होकर गुजरती है। यह उदमूतिया के ऊपर क्षेत्र से शुरू होती है, फिर कजान के नीचे वोल्गा नदी जलाशय में बहती है। कामा नदी रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। रूस की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, चाहे व्यापार की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से, घूमने फिरने की दृष्टि से देखें, सारी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नदी है। ऐतिहासिक रूप से यह उर्लस और साइबेरिया का मार्ग था। यह वोल्गा सिस्टम जलमार्ग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका? वोल्गा सिस्टम जलमार्ग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कामा नदी की लोकेशन देखें तो कामा नदी की लोकेशन ये रही, यहाँ से शुरू होती है, ये सारी की सारी कामा नदी की लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर इसके इस सागर के अंदर ये गिर जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर है ना नीचे इसके।
उसके अंदर इसका क्या हो जाएगा, अंतिम पॉइंट है भूमध्य सागर के अंदर। डेनिस्टर नदी की अगर हम बात करें तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और यूरोप की 10वीं सबसे लंबी नदी है। यूक्रेन देश, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आपने सुनी होगी, तो यूक्रेन का तो नाम उम्मीद करता हूँ आपको याद हो ही गया होगा, वर्तमान के अंदर भी ये चल रही है। ठीक है, नदी, ठीक है, पर्वत के ऊपर की ओर से शुरू होती है और ओडिशा के पास काला सागर तक पहुंचने में तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 840 मील इसकी लंबाई हो जाएगी। यूक्रेन की सबसे लंबी और यूरोप महाद्वीप की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। यूक्रेन देश की सबसे लंबी और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, ये सारा का सारा यूक्रेन देश है, ये सारा का सारा। ठीक है, तो यूक्रेन के अंदर ये पाई जाएगी, यहाँ से शुरू होती है, ये सारे के सारे रेड कलर के हैं ना, ये यहाँ पे आपको इस देश के अंदर ब्लैक काला सागर के अंदर क्या हो जाएगी, ये काला सागर के अंदर गिरती है। ठीक है, ये हुआ आपका यूरोप महाद्वीप भी पूरा। ठीक है, 5 महाद्वीप करवा दिए, कल हम लेके आएंगे छठे महाद्वीप को जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5 महाद्वीप करवा दिए। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।